Yes, who is it? हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, कैश फ्लो स्टेटमेंट सीबीएसई में 8 मार्क्स की वेटेज रखवाता है और आईसीएसई के अंदर इसकी वेटेज 10 मार्क्स है। तो मैं आज आप लोगों को ये टॉपिक पूरा क्लियर करूंगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या क्या छोटे छोटे पॉइंट्स इसके अंदर कवर करने, सब पूरी डिटेल हम कवर करेंगे। आप एंड तक इस वीडियो को देखते रहना। सबसे पहली चीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जैसे इसके नाम से सजेस्ट हो रहा है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो, यहां पर हम कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो चेक करते हैं। कैश कितना आया एक ईयर के अंदर और कितना कैश गया हमारे पास से, वो एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर हम कैश फ्लो के अंदर चेक करते हैं। और स्टेटमेंट, जैसे बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, ऐसी कैश फ्लो भी एक स्टेटमेंट है आपका, ठीक है, जिसमें सारी की सारी चीजों की हम प्रेजेंटेशन करेंगे। अब इसमें इनफ्लोज और आउटफ्लोज मींस हमारे पास पूरे ईयर में कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है, उस चीज की प्रेजेंटेशन हमें जो है कैश फ्लो में करनी होती है। लेट्स फेस दिस बैलेंस शीट। मैं आपको ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट इसके अंदर क्लियर करता हूं। बैलेंस शीट जैसे आप लोगों ने देखी होगी, कंपनी की बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके अंदर कौन सा आइटम हमारा कौन से हेड के अंदर आएगा। तो जैसे आप लोगों को मालूम होगा, कैश फ्लो 3 एक्टिविटीज पे बेस्ड है: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग मतलब जहां हम रोजाना, जो हमारे रोजाना की ट्रांजेक्शन होती हैं, लाइक हमने गुड्स परचेज करे, प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करके सेल करी, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी डे टू डे वर्किंग है। और डे टू डे वर्किंग को, हमारे डे टू डे ऑपरेशन को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर लेकर जाते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कंपनी अपना पैसा कहां इन्वेस्ट कर रही है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। और फाइनेंस, कंपनी के पास पैसा कहां से आ रहा है, किस जगह से कंपनी पैसे का अरेंजमेंट कर रही है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा आपका। तो बेसिकली ये 3 एक्टिविटीज कैश फ्लो के अंदर आती हैं। अब मैं आपको बैलेंस शीट से इसकी बेसिक पॉइंट्स क्लियर करता हूं। तो इसके अंदर जैसे कि सबसे पहले मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी डे टू डे वर्किंग से जुड़ी हुई है और डे टू डे वर्किंग के हिसाब से ही हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट, रिजर्व, सारे के सारे रिकॉर्ड होते हैं कहां, रिजर्व एंड सरप्लस में। इसका मतलब ये आपका फर्स्ट एक्टिविटी का पार्ट हो गया। याद रखना, रिजर्व एंड सरप्लस के जितने भी आइटम्स होंगे, सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम को छोड़ के, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा क्या होता है। बाकी जितने भी आइटम्स हैं, चाहे वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल हो, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व हो, सब के सब यहां ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएंगे। दूसरी चीज, करंट लायबिलिटी और एक आपका करंट एसेट्स, ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आते हैं। रीजन, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल जो होती है वो होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल मींस हमारी डे टू डे वर्किंग के अंदर जो हम पैसा लगाया हुआ हमने, लाइक आपने स्टॉक परचेज किया, प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करके सेल करी, डेटर्स को 2 महीने के उधार पे गुड्स सोल्ड करे, फिर उनसे पैसा आएगा, क्रेडिटर्स से उधार लिया, तो ये सारा सर्कुलेशन में लगा हुआ हमारा पैसा। और जो भी पैसा हमारा सर्कुलेशन में लगता है उसे हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से बनी है आपकी। तो वर्किंग कैपिटल डे टू डे वर्किंग में लगी, तो इस हिसाब से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आर अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये 3 आइटम्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आए। अब जैसे मैंने आपको बताया था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फोकस करती है कहां कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है। तो अब देखिए, पैसा इन्वेस्ट 2 ही जगहों पर होता, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल का पार्ट था, तो वो ऑपरेटिंग में आ गया, तो बचा क्या, नॉन करंट एसेट्स। तो इस हिसाब से सिर्फ और सिर्फ ये आइटम आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। नॉन करंट एसेट्स आर अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ओनली। सिर्फ यही वाले पार्ट जो है वो आपका इन्वेस्टिंग में आना है। फिर कंपनी में पैसा कहां से आया, तो भाई पैसा आने की 2 सोर्सेज होती हैं, एक तो अपना पैसा और एक बाहर वालों का पैसा। तो अपना पैसे को बोलते हैं हम शेयर कैपिटल। तो ये शेयर कैपिटल आपका फाइनेंसिंग का पार्ट है। और एक होता है हमारा जो हमने उधार लेकर फर्म में लगाया, तो वो हो गया हमारा नॉन करंट लायबिलिटी, जिसको हम लॉन्ग टर्म डेट या लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी बोलते हैं आपका। तो ये बेसिकली आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी पार्ट हो गया। तो ध्यान से देख लीजिए, एक बार फिर से बता देता हूं आपको मैं।
ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्योंकि प्रॉफिट डे टू डे वर्किंग से आ रहा तो रिजर्व एंड सरप्लस, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज आर अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो ये भी आपका ऑपरेटिंग में आएंगे। इन्वेस्टिंग, कंपनी अपना पैसा कहां इन्वेस्ट कर रही है, तो इन्वेस्ट कर रही है कंपनी नॉन करंट एसेट्स के अंदर आपका पैसा। और कंपनी पे फाइनेंस कहां से आता है, दो ही सोर्सेज है बस खाली, एक ओनर्स फंड वो शेयर कैपिटल कहलाता है, एक आपका बोरोड फंड जहां से हमने कर्जा ले रखा है वो है आपका नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये दोनों फाइनेंसिंग का पार्ट है, ये बेसिक पार्ट है, इसे ध्यान से देखना, मैं आगे इस लेक्चर को डिटेल में लेकर जाऊंगा आपके लिए। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, बात स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमारा मेन फोकस ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब हम क्वेश्चन जो स्टार्ट करते हैं, हमें जो क्वेश्चन गिवन होगा तो उसमें नेट प्रॉफिट गिवन होता है, और नेट प्रॉफिट क्लास 11 में भी पढ़ा था, सारी के सारे एक्सपेंडिचर सब कुछ माइनस करने के बाद में जो प्रॉफिट निकल कर आया वो आपका नेट प्रॉफिट है। अब हमें चाहिए इसके अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो इसलिए हमें यहां पर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को जानना जरूरी है, क्योंकि हमें उसका इफेक्ट खत्म करना होता, ये रीजन है। तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में एक आते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक होती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है इसका, नॉन ऑपरेटिंग मींस जो हमारे डेली एक्टिविटीज पे इफेक्ट नहीं डाल रहा है, मींस अगर ये वाले खर्चे ना हो तो भी हमारा रेगुलर बिजनेस आराम से चलता रहेगा, तो उसे हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। देखो मैंने लिखा भी है, दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू डे एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, जो रोजाना के खर्चे नहीं है। जैसे कि आपने कोई एसेट सोल्ड करा, उसको बेचने पर आपको लॉस हुआ, आपने मशीनरी सोल्ड करी, उसे बेचने पर आपको लॉस हुआ, तो उस लॉस का तुम्हारे रोजाना के बिजनेस से क्या लेना देना, कोई कनेक्शन है ही नहीं। गुडविल रिटर्न ऑफ करी आपने, तो गुडविल की वैल्यू डाउन हो गई बैलेंस शीट से। गुडविल एक इंटेंजेबल एसेट, फर्म की गुडविल आपने बैलेंस शीट में 20 लाख दिखा रखी थी, अब आपने उसकी वैल्यू 15 लाख कर दी, तो 5 लाख रुपए जो गुडविल की वैल्यू रिटर्न ऑफ करी वो तो सिर्फ बैलेंस शीट में चेंज हुई ना वैल्यू, उसके अंदर ना कोई कैश का फ्लो हुआ है आपका, और ना ही आपका उसका रोजाना के काम से कोई ताल्लुक है, तो इसलिए ये भी नॉन ऑपरेटिंग है। टैक्स का प्रोविजन हम साल के आखिर में बनाते हैं जब प्रॉफिट होता है, तो इसका भी रोजाना के काम से कोई लेना देना नहीं है। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कंपनी ने जो कर्जा ले रखा है उस पर इंटरेस्ट पे करना है, तो भाई इंटरेस्ट तो हर हालत में पे होगा, चाहे लॉकडाउन लगा हुआ है, चाहे काम ज्यादा हो, चाहे कम हो, तो इंटरेस्ट तो आपको देना ही देना है, उसका डे टू डे वर्किंग से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस हमारे नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। एक नीचे नोट देख लीजिए, खास करके इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। क्यों? डेप्रिसिएशन, एसेट की वैल्यू डाउन हो गई, आपने मशीन खरीदी थी 50 लाख की, उसकी वैल्यू 45 लाख रह गई, तो 5 लाख रुपए जो वैल्यू डाउन हुई है उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। अब क्योंकि डेप्रिसिएशन हम किसी को पे थोड़ी कर रहे हैं, ये तो हमारे एसेट की वैल्यू यूज करने से कम हो गई, तो ये नॉन कैश एक्सपेंस है, याद रखना। डेप्रिसिएशन इज नॉट अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इट्स एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये वाइवा में पूछ लिया जाता है वाला क्वेश्चन कि डेप्रिसिएशन क्यों ऐड करते हैं कैश फ्लो में, तो ये सिर्फ इसलिए ऐड होता है क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है, तो इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए हम इसको वापस ऐड बैक करते हैं। नेक्स्ट है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स वो इनकम्स होती हैं जो हमारी डेली इनकम्स नहीं है। डेली इनकम याद रखना सिर्फ एक ही है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज नेट सेल्स। आप बिजनेस कर रहे हो ब्रास का, फॉर एग्जांपल ब्रास के गुड्स मैन्युफैक्चर करके सोल्ड कर रहे हो, तो बस जो आपकी वो मेन इनकम है आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो आपकी मेन इनकम ऑपरेटिंग वाली है। बाकी सारी जितनी भी इनकम है, आपको रेंट रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रही है, डिविडेंड रिसीव हो रहा, कोई एसेट सोल्ड कर रहे हो उसको सोल्ड करने में प्रॉफिट हो रहा, सब आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है। देखिए, दोज इनकम्स विच आर नॉट रिलेटेड टू डे वर्क, जो रोजाना के काम से कनेक्टेड नहीं है, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी एसेट्स, आप काम बंद करिए, घर जाकर बैठ जाइए, तब भी आपको ये इनकम्स होती रहेंगी, इसका रोजाना के काम से कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हुई। अब आती है बात ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इन दोनों आइटम्स का ट्रीटमेंट क्या होगा, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम वापस ऐड करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को लेस करेंगे, डिडक्टेड। ये इसके अंदर कैश फ्लो में इसका ट्रीटमेंट है, मतलब हमें रिवर्स करना है, एक्सपेंसेस को ऐड करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को लेस करना है। इसको मैं प्रूफ भी कर देता हूं ऐसा क्यों होता है। देखिए, लाइक हमारी फर्म को प्रॉफिट हुआ 5 लाख, अब 5 लाख में से हमने डेप्रिसिएशन लेस करा, गुडविल रिटर्न ऑफ करी, और एक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपने जो है वो लेस किया। 5 लाख में से 3 लाख लेस करे तो नेट प्रॉफिट आपका कितना बचा, 2 लाख।
अब मैंने आपको बताया हम बना रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो हमें मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। तो क्या ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है? नहीं, ये तीनों एक्सपेंडिचर जो हमने पेड करे हैं ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और ये दोनों नॉन कैश एक्सपेंस है, तो हमें इनका इफेक्ट हटाना पड़ेगा। तो जब हम इनका इफेक्ट हटाएंगे तो 2 लाख में उल्टा क्या करेंगे इन्हें, प्लस, तो वापस हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 5 लाख। तो एक्चुअल में हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5 लाख है जबकि नेट प्रॉफिट 2 लाख है। ये रीजन होता है आपका कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम ऐड बैक करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को लेस करते हैं। अब एक और पॉइंट, यहां कैश फ्लो जो हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहला पॉइंट जो सबसे स्टार्टिंग में हम लिखते हैं वो लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर 4 आइटम्स हैं जो आपको शो करने हैं। कौन से 4 आइटम्स हैं, इसे ध्यान से देख लीजिए। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, अभी मैंने आपको बताया कि ये आपको रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर लिखा हुआ मिलेगा प्रॉफिट, प्लस जो हमने रिजर्व में ट्रांसफर करा, ट्रांसफर टू रिजर्व, जितना भी, चाहे वो जनरल रिजर्व है या कैपिटल रिजर्व है या डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कोई सा भी रिजर्व में अगर हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया तो वो यहां आ जाएगा। एक प्रोविजन फॉर टैक्स जितना हमने इस साल बनाया, इसके बारे में अभी और डिटेल में बात करेंगे हम। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड एक वो आता है, और एक डिविडेंड जो कंपनी ने पे करा है। अच्छा, कंपनी जो डिविडेंड पे करती है 3 तरीके के होते हैं, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड या प्रेफरेंस डिविडेंड, तो वो भी यहां पर ऐड होंगे आपके। देख लीजिए दोबारा से, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड या प्रेफरेंस डिविडेंड, इन सारे आइटम्स को हम एक वर्किंग नोट बनाकर ऐड करते हैं। अब प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, प्रपोज डिविडेंड मतलब कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया या शेयर होल्डर्स ने एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर डिविडेंड डिक्लेरेशन हुआ, लेकिन अभी डायरेक्टर्स का अप्रूवल मिलना बाकी है, तो वो डिविडेंड को हम प्रपोज डिविडेंड कहते हैं। और प्रपोज डिविडेंड आपको बैलेंस शीट में कभी लिखा हुआ मिलेगा ही नहीं। जो बहुत पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं उनको लिखा हुआ दिख सकता है, वरना अब ये कंटीजेंट लायबिलिटी के तौर पे नीचे लिखा हुआ होता है नोट्स में। अब नीचे लिखा हुआ होगा 2 डिविडेंड लिखे होंगे, एक करंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर। तो याद रखना है करंट ईयर को बिल्कुल इग्नोर करना है, कोई मतलब ही नहीं है करंट ईयर से, हमें करंट ईयर वाले अमाउंट से। प्रीवियस ईयर वाला जो अमाउंट होगा, क्योंकि ये अमाउंट हम एडजस्टमेंट से उठा रहे हैं और क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हर एक एडजस्टमेंट की एंट्री डबल करते हैं हम। तो जो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड होगा फॉर एग्जांपल 50,000, तो उसकी डबल एंट्री होगी। एक तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड होगा, और दूसरा इसे जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाएंगे तो वहीं से लेस करेंगे। ये इसका ट्रीटमेंट होना है। अब आती है बात शॉर्ट टर्म बोरोइंग। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज आर अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जो आपको पॉइंट्स को ध्यान रखना है, जिसमें कंफ्यूजन भी बेसिकली उन्हीं पॉइंट्स में होती है। जैसे कि एक है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग बैंक ओवरड्राफ्ट है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग करंट लायबिलिटी का पार्ट है, करंट लायबिलिटी में शो होता है आपका, और लेकिन ये आएगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। याद रखना, करंट लायबिलिटीज आपकी सारी की सारी ऑपरेटिंग में आती हैं, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट जो है आपका ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट्स होते हैं हमारे, और ये 2 होते हैं आपके, एक तो कैश एंड बैंक बैलेंस और एक आपका करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट्स में 2 चीजें आती हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो है, वो सिक्योरिटीज जिसका पैसा हमें हार्डली 3 महीने में मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी वही है। तो इसको हम कैश की बराबर मानते हैं, कैश की बराबर का दर्जा देते हैं, तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका। तो इसको, ये वाले आइटम्स को हम हैं करंट एसेट्स ही हैं, लेकिन इनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे किसी भी एक्टिविटी के अंदर। ये आइटम्स, इनका जो यूज होगा बिल्कुल एंड में, तीनों एक्टिविटीज बन जाने के बाद, इसको सिर्फ टैली करने के लिए, जस्ट क्रॉस चेकिंग दी कैलकुलेशन इन कैश फ्लो, इसको हम यूज करेंगे। बाकी तीनों एक्टिविटीज में कहीं यूज नहीं होना इनका, इन आइटम्स का, याद रखना। फिर आती है बात प्रोविजन फॉर टैक्स। तो भाई प्रोविजन फॉर टैक्स, ये आइटम, इसका वीआईपी ट्रीटमेंट होगा कैश फ्लो के अंदर। याद रखना, प्रोविजन फॉर टैक्स, जितने भी आइटम्स है ना, उनका हम हर जगह पर कैश फ्लो में डिफरेंस लेते हैं अमाउंट का, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। ध्यान से समझ लीजिए, प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, करंट लायबिलिटी में लिखा हुआ मिलेगा हमें। अब इसके ट्रीटमेंट के अंदर आपको एक बात ये देखनी पड़ेगी, एक तो ये करंट लायबिलिटी में मिल गया, प्लस आप चेक करेंगे इसके नीचे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। अगर एडजस्टमेंट नहीं है
तो उसका ट्रीटमेंट ये होगा कि प्रीवियस ईयर के बैलेंस को हम ये मानते हैं कि वो टैक्स हमने पे करा है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बिल्कुल एंड में माइनस होगा। और करंट ईयर के बैलेंस को हम ये मानते हैं कि ये हमने प्रोविजन बनाया है, तो इसको ऐड करेंगे, वो जो वर्किंग नोट बनाया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला, उसके अंदर हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो आपका जो है वो प्रीवियस ईयर वाला बैलेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एंड में लेस होगा, और करंट ईयर वाला बैलेंस जो है आपका वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर ऐड होना है। अब बात आती है, अगर एडजस्टमेंट गिवन है, नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है, तो भाई अकाउंट बनेगा उसका, एडजस्टमेंट का हम अकाउंट बनाएंगे। और अकाउंट प्रोविजन फॉर टैक्स का जब आप अकाउंट बनाओगे, ये ध्यान से देख लीजिए आप, इसका ब्रॉड डाउन बैलेंस इधर लिखते हैं और कैरिड डाउन इधर लिखते हैं। ब्रॉड डाउन मतलब प्रीवियस ईयर वाला बैलेंस और कैरिड डाउन मतलब करंट ईयर वाला बैलेंस, ये लिखा। फिर इस अकाउंट में सिर्फ दो ही बैलेंस होते हैं आपके, एक होता है टैक्स पेड और एक होता है प्रोविजन मेड। अब अगर नीचे एडजस्टमेंट में पेड दे रखा है तो बैलेंसिंग फिगर इधर आ जाएगी मेड, और अगर मेड दे रखा है तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी पेड। तीसरी कोई बैलेंसिंग फिगर है ही नहीं, याद रखना। प्रीवियस ईयर का बैलेंस ब्रॉट डाउन, करंट ईयर का बैलेंस कैरिड डाउन, पेड इधर मेड इधर। एक आइटम आपको बताएंगे एडजस्टमेंट में, या तो पेड या मेड। ठीक है, ये अकाउंट आपका इस तरीके से बन जाएगा। अब इधर आइए फॉर्मेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट के अंदर सबसे स्टार्टिंग में प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जैसे अभी मैंने आपको बताया अभी कि वो नोट बनेगा वर्किंग नोट, जिसमें वो 4 आइटम्स बताए थे मैंने, प्रॉफिट, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स और एक डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड जो है वो यहाँ शो करेंगे। फिर एडजस्टमेंट्स, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया आपको कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस होंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स लेस होंगी। फिर इनका जो फाइनल आंसर होगा, इस आंसर को बोलते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। असल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही निकालना हमारा मेन मकसद था, इसीलिए इनको उल्टा पुल्टा करा हमने कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करा और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को लेस किया है हमने। और एक बात और बता दूं मैं आपको, कैश फ्लो जैसे कि स्टार्टिंग में बताया, और यूट्यूब पे आप जितनी भी वीडियोस देखेंगे तो हर कोई ये बताएगा कि कैश फ्लो आपको कैश का फ्लो चेक कराता कि कितना कैश आया और कितना गया। लेकिन कैश फ्लो का ये जो इतना पार्ट है, ये पार्ट नॉन कैश पार्ट है। याद रखना ये वाली बात कि ये वाला जो पार्ट है ये नॉन कैश पार्ट है कैश फ्लो का, इतना पार्ट जो है। क्यों? क्योंकि यहां हमारा जो मोटिव है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को टारगेट बनाना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए हमने रिवर्स किया, जो खर्चे हमने माइनस कर दिए थे उनको ऐड कर लिया, और जो इनकम्स हमने लेस कर दी थी उनको वापस ऐड करा। तो ये आ गया निकलकर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर इसके बाद में डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस होता है, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी आपका जो है वो माइनस होगा। आगे जो पार्ट स्टार्ट हो जाएगा कैश फ्लो में, उसमें हमें कैश का लेना देना है, जितना कैश आया प्लस और जो कैश गया वो माइनस। देखो मैं समझाता हूं आपको, आप ये देखिए, करंट एसेट का डिक्रीज प्लस है और करंट एसेट का इंक्रीज माइनस है। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक, स्टॉक क्या होता है? करंट एसेट है। अब स्टॉक आपने फॉर एग्जाम्पल पिछले साल था 10 लाख, अब हो गया 15 लाख, तो स्टॉक आपका 5 लाख से बढ़ गया। तो जितना स्टॉक आपका बढ़ा है, जाहिर सी बात है आपने परचेज कर लिया, कैश गया, तो इंक्रीज इन करंट एसेट क्या हो जाएगा? माइनस। ऐसे ही मान लीजिए डेटर्स, अब डेटर्स मतलब ट्रेड रिसीवेबल, 15 लाख से 10 लाख हो गए, कम हो गए, इट मींस उन्होंने आपको कैश पेड कर दिया होगा, तो डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस। ध्यान देना, आप जो मैं बात बता रहा हूं आपको, सिर्फ ये वाला पार्ट नॉन कैश पार्ट था, आगे से सीधे कैश से सोचना है, कैश आया प्लस गया माइनस। क्लियर हो गई ये वाली बात? ऐसी करंट लायबिलिटी पे एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आपके क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स आपके 10 लाख से 8 लाख रह गए, 2 लाख कम हो गए, इसका मतलब आपने पेमेंट कर दी, देखो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस हो गई। ठीक है, ये आइटम्स करेंगे, इससे जो आंसर निकल कर आ जाता है यहां से, इन आइटम्स को एडजस्ट करने के बाद में ये कैश जनरेटेड कहलाता, और कैश जनरेटेड के बाद हम टैक्स पेड को माइनस कर देते हैं। यहां से जो हमें फाइनल आंसर मिला, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान से देख लेना, यहां तक पूरी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैंने कंप्लीट कर दी है। अब मैं अगली वीडियो के अंदर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के बारे में बताऊंगा। जिन लोगों को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है सर खतीब के नाम से, वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या आप इस पे यूट्यूब पे कमेंट्स के अंदर जो है कमेंट कर मुझसे जो भी नोट्स चाहिए हो या कोई भी अपनी प्रॉब्लम पूछनी हो तो आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हो।